हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम 4 दिसंबर 1 दिसंबर 2025 की मंडे की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा ये डेली द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं उनको हम अच्छे से कवर करते हैं। इसमें हमारे मेजर सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। ये हमारे किसी भी एग्जाम को लेकर ये हमारे मेजर सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ जियोग्राफी में हमारा एक कोर सब्जेक्ट है। तो कोई भी अगर एग्जाम हो, वन डे एग्जाम हो या फिर यूपीएससी जैसा एग्जाम हो, तो उसमें करंट अफेयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि आज के समय पर 70% जो होते हैं वो करंट अफेयर्स ही आते हैं एग्जाम में। अब तो 70 से 80 भी हम बोल सकते हैं, मतलब कि 80% तक अगर हम देखें तो कोई भी एग्जाम होता है वो करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। तो यहाँ पर हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जिसने ट्रंप को इस चीज के लिए मतलब कि मजबूर कह दीजिए या फिर इस चीज के लिए उसको सोचने के लिए विवश कर दिया कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी माइग्रेशन मतलब कि सस्पेंड कर दी जाएगी। तो इसमें हमने ये चारों ऑप्शन देखे थे। तो लास्ट ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, जिसमें क्या है, शूटिंग बाय एन अफगान नेशनल। यानी कि आपने एक न्यूज सुनी होगी कि जो हाँ वॉशिंगटन यानी कि व्हाइट हाउस की बात करें अगर हम, तो व्हाइट हाउस जो है अमेरिका का, उसमें अभी हाल ही में शूटिंग हुई, यानी कि गोलीबारी की गई। ठीक है, तो उसमें जो 2 गार्ड्स उनको गोली लगी है और उनकी मृत्यु की खबर भी आ रही है, या फिर उनको ऐसा बताया जा रहा है कि वो गंभीर जख्मी है। तो ये एक अफगान व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया था। तो इस चीज के बाद अब ट्रंप का ये जो बयान आया है कि वो बाकी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनका जो वीजा है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो अब चलते हैं आज की हमारी न्यूज की तरफ। हमारी न्यूज क्या आ रही है? न्यूज है कि पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सेट टू राइज रिपोर्ट। एक रिपोर्ट है, उसमें क्या देखा गया कि अंडमान निकोबार की जो जनसंख्या वो बढ़ने की संभावना है या फिर कुछ हद तक बढ़ी हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप यहाँ पर डेमोग्राफिक ड्रिफ्ट देख सकते हैं। इंडियाज मेजर आइलैंड ग्रुप्स मे सी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। यानी कि जो मेजर आइलैंड ग्रुप्स है अंडमान एंड निकोबार जो है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो है, इनमें जो है एक तरह से राइज सी मतलब कि इनमें जो बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सेज रिपोर्ट विच यूज्ड अ डिस्टिंक्ट अप्रोच टू मैप स्मॉलर रीजन्स। इसमें आप 2016 में देख सकते हैं, ये 2016 का ग्राफ है। यहाँ पर देखें तो 67,000 के करीब थी ये जनसंख्या। फिर 2051 में इसकी अगर संभावना देखें तो ये लक्षद्वीप आइलैंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो 74,000 होने की संभावना है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 लाख थी अंडमान निकोबार की 2016 की जनसंख्या, और 2051 यानी कि 2051 की अगर अंदाजा लगाया जाए तो 4 लाख होने की संभावना है। तो इस तरह बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारत के ये 2 प्रमुख द्वीप समूह है अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप समूह। इसमें जनसंख्या वृद्धि में ये जो रिपोर्ट है काफी महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? IIMA यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा, और पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यानी कि PFI, यानी इन दोनों के द्वारा मिलकर ये जो पूरी रिपोर्ट है इसको रिलीज यानी कि तैयार की गई है। और इसको अगर हम देखें निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरी रिपोर्ट का, तो रिपोर्ट में गणितीय विधियों जैसे कि लॉजिस्टिक वक्र फिटिंग का उपयोग किया गया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र द्वीप क्षेत्र है इसमें जनगणना का डेटा पूरी तरह से सीमित रहता है, यानी कि ये पूरी तरह से डिफरेंट अप्रोच की तरफ बढ़ती है। इसके साथ ही सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है SRS से जितने भी आंकड़े थे उनकी कमी के कारण ये अनुमान तैयार किया गया। यानी कि अगर हम देखें SRS जो है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसके आंकड़े जो है वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा हमने ग्राफ में देखा, अगर हम लिंग अनुपात की बात करें यानी कि लिंग वार अनुपात क्या रहेगा मेल्स एंड फीमेल्स का, तो इसमें क्या कहा गया है कि मेल्स जो है पुरुष जो है
वर्तमान में कितने हैं? 34,000 हैं। लक्षद्वीप की यहाँ पर इसकी बात हो रही 34,000 है। और महिलाएं जो हैं वर्तमान में 32,000 है। तो वर्तमान में जो महिलाएं, इसमें 2,000 ऐड हो जाएंगी, यानी कि बढ़ सकती हैं। और इसमें जो है 3,000 पुरुषों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो ये अंदाजा लगाया गया है। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी, इसमें अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो 2,13,000 जो पुरुष है इसमें, और आने वाले समय पर 2,26,000 पुरुष होने की संभावना है। इसके साथ ही महिलाओं की बात करें तो 1,84,000 अभी महिलाएं हैं। और इसके बाद जो आने वाला समय होगा उसमें 1,94,000 महिलाएं हो सकती हैं। तो ये एक अंदाजा लगाया गया है। अब देखिए इस वृद्धि का कारण क्या है, यानी कि इसके पीछे के अगर हम कारण को समझें तो सबसे पहले माइग्रेशन और जो पर्यटन है, यानी कि टूरिज्म जो वो लगातार बढ़ रहा है। प्रवासन और पर्यटन की जो गतिविधियां बढ़ती नजर आ रही अंडमान निकोबार में। पर्यटन और जो सैन्य रणनीति के विकास के कारण जो बाहरी प्रवास है वो भी बढ़ सकता है। हालांकि अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में और बढ़ेगा, जो कि जनसंख्या को बढ़ावा देगा। इससे क्या होगा? जनसंख्या वहां पर बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाल ही में आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक प्रोजेक्ट चल रहा, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के तहत वहां पर हर प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी, जिसके कारण वहां पर टूरिज्म बहुत मतलब काफी हद तक बढ़ सकता है। अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो इट मीन्स कि वहां पर पॉपुलेशन भी लोगों की बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर लोग अपना व्यवसाय चलाना शुरू कर देंगे। तो वहां पर ऑटोमेटिकली लोग वहां पर माइग्रेट हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें, प्रजनन दर की, तो लक्षद्वीप जैसे जो छोटे द्वीप है उसमें जन्म दर जो है प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रण रह सकती है। रिपोर्ट में वृद्धि को अनियंत्रित बताया जा रहा है, यानी कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो कि द्वीपों की भौगोलिक अलगाव पर यानी कि निर्भर करता है। इसके बाद चुनौतियां भी रहेंगी, जलवायु परिवर्तन होगा, सीमित भूमि है, और उसमें अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो फिर लोग क्या, उनका रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। संसाधनों के कारण हो सकते हैं, इसके कारण मतलब संसाधनों की कमी के कारण वहां पर वृद्धि जो है एक तरह से नेगेटिव में भी शो हो सकती है। इसके साथ ही मतलब अगर हम देखें अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा अगर इनमें जनसंख्या इस हद तक बढ़ जाती है। तो प्रभाव सभ्य से अगर पहले हम अगर देखें तो सकारात्मक प्रभाव की बात करेंगे, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट क्या रहेंगे, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो रहेगा आर्थिक विकास होगा, और लोगों का जो रोजगार है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, जिसमें पर्यटन, मत्स्य पालन, या फिर नीली अर्थव्यवस्था। नीली अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी मीन्स की जो समुद्री कृषि रहेगी। इसके साथ ही जो शैवाल का क्षेत्र आता है, शैवाल खेती होती है, उन सभी को बढ़ावा मिलेगा। इससे हमारी जो ब्लू इकोनॉमी बढ़ेगी। अंडमान निकोबार में 2024 में अगर हम बात करें तो घरेलू पर्यटन में 120% की वृद्धि हुई थी, जो कि निर्यात को प्रोत्साहित करेगी। यानी कि अगर इतनी उत्पादन बढ़ेगा, इतना उत्पादन बढ़ता है तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फिर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही रणनीतिक महत्व क्या रहेगा इसका। अंडमान निकोबार में सैन्य बुनियादी ढांचा, जैसे कि पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है, उसके विकास से राष्ट्रीय सुरक्षा, जो हमारे देश की सुरक्षा है, वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और पूर्वी एशिया नीति के तहत भारत की जो स्थिति है उसको और ज्यादा सुरक्षित किया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। इसके साथ सामाजिक जनसंख्यिक लाभ क्या होगा, लिंग अनुपात में सुधार होगा। अगर हम अंडमान की बात करें अभी फिलहाल ही में, तो 1,000 पुरुषों के पीछे 876 महिलाएं हैं, और साक्षरता दर जो वो 86% के करीब है। उच्च रहने से क्या होगा, जो मनुष्य यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है वो बढ़ जाएगा। हमारा जो यानी कि मानव सूचकांक जो है, मानव विकास सूचकांक है, वो बेहतर होगा, उसका रैंक अच्छा आ सकता है अगली बार। तो अब इसके बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में, क्योंकि जनसंख्या सिर्फ एक तरह से बढ़ने से सिर्फ सकारात्मक ही नहीं, बल्कि हमें दोनों साइड देखनी होगी कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। अब नकारात्मक की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, पर्यावरणीय दबाव बढ़ जाएगा। यानी कि द्वीप की जो भूमि है वो एक तरह से सीमित है और संसाधनों पर निर्भर है। वृद्धि से क्या होगा, वनों की कटाई होगी, जल प्रदूषण बढ़ जाएगा, जैव विविधता की हानि बढ़ सकती है।
इसी तरह जब रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें अनियमितता का उल्लेख किया गया है और सतत प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। इसके बाद जलवायु परिवर्तन का भी खतरा रहेगा। बंगाल की खाड़ी में जो समुद्र स्तर है वार्षिक 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है, यानी कि पूरे अगर हम विश्व की औसत से बात करें तो 30% से ज्यादा बढ़ रहा है पूरे समुद्र का सत्र। ग्लोबल वार्मिंग से चक्रवात, कटाव, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी, जिससे क्या होगा, विस्थापन की भी संभावना है, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह से जाना शुरू कर देंगे, यानी कि माइग्रेट होने शुरू होंगे। इसके बाद संसाधनों का अभाव रह सकता है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दबाव बढ़ जाएगा। अंडमान में अभी जो 127 मेगावाट जो बिजली क्षमता है वो पर्याप्त नहीं रहेगी, यानी कि इतनी सफिशिएंट नहीं होगी। इसके लिए और बिजली का उत्पादन करना होगा। इसके अलावा सामाजिक असमानता, निकोबार जैसे जो क्षेत्र है उसमें सिर्फ 10% आबादी रहती है, जहां पर जनजातीय समूह भी प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि अगर वहां पर जनसंख्या बढ़ती है तो वहां पर के जो ट्राइब्स जनजातियां हैं, ट्राइब्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ सकता है। इसके बाद यानी कि नीति जो है इसकी सिफारिशें प्रभाव के लिए, मतलब उन्होंने क्या सिफारिशें दी हैं, उन्होंने क्या कहा कि सतत विकास पर ध्यान देना होगा, हरित अवसंरचना, इसके साथ इको टूरिज्म को बढ़ावा, जैव विविधता संरक्षण पर फोकस रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है CBD, उसके अनुसार कम प्रभाव वाले निर्माण से जो पर्यावरण है, अगर कम प्रभाव रहेगा तो पर्यावरण जो होगा वो संतुलन रहेगा इसमें। इसके बाद डेटा और निगरानी, यानी कि SRS जो है और ज्यादा जनगणना को मजबूत करके अनुमानों को भी सटीक बनाएगा। इसके साथ ही जो समुदाय केंद्रित योजनाएं हैं, स्थानीय जनजातियों को शामिल करके संसाधन वितरण को सुनिश्चित करना, यानी कि जितने भी वहां पर योजना यानी कि प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं उसमें अगर हम स्थानीय जो ट्राइब्स है उनको शामिल करते हैं तो इससे उनको भी रोजगार बढ़ेगा, इससे उनको भी कहीं ना कहीं उनका जीवन स्तर भी ऊंचा होगा, जिससे हमारे पूरे भारत का, अगर पूरे नेशन की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बढ़ सकता है अगले साल। ठीक है, तो इसी तरह ये जो रिपोर्ट है भारत की समग्र जो जनसंख्यिक रणनीति उसका भी एक हिस्सा है जो कि सतता पर बल देती है। इसी तरह ये जो हमारी रिपोर्ट थी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है कि पाकिस्तान रिजेक्ट्स UN वार्निंग ओवर इट्स 27th अमेंडमेंट। दोस्तों अभी आपने पाकिस्तान के 27th अमेंडमेंट के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें ये कहा गया था कि वहां की जो पावर है, यानी कि जो वहां के एक तरह से आर्मी प्रमुख है, मतलब चीफ है, जो आर्मी के चीफ है, तो उनको जो एक तरह से पावर है वो अनलिमिटेड पावर दे दी गई है, यानी कि बहुत सारी पावर उनको मिली थी, वो किसी भी प्रकार से फैसले ले सकते हैं। हालांकि अगर हम इसका ओवरऑल निकालें तो वो गवर्नमेंट से भी ऊपर यानी कि सेना प्रमुख हो चुके हैं ये 27th अमेंडमेंट के बाद से। अब देखिए 27th अमेंडमेंट क्या है, ये एक तरह से विवादास्पद विधेयक है। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ थे उनकी सरकार ने इसको पेश किया। ये जो संशोधन है न्यायपालिका, इसके साथ ही सैन्य संरचना और संघ प्रांत के जो संबंध हैं उसमें बहुत बड़े बदलाव लेकर आता है और इसे लोकतंत्र की मौत, न्यायपालिका का अंत कह दिया गया है। यानी कि उन्होंने कहा है कि इससे पूरी तरह से न्यायपालिका जो उसका अंत हो चुका है और लोकतंत्र की मौत हो जाएगी इस एक्ट के बाद से, क्योंकि ये जो सेना प्रमुख जनरल फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, उनको और ज्यादा व्यापक शक्तियां देता है और आजीवन कानूनी छूट प्रदान करता है, यानी कि उनको पूरे जीवन में कोई भी उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। तो जो राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी ने इसे कानून में बदल दिया, यानी कि उन्होंने इसको एक कानून बना दिया गया, यानी कि एक ये एक्ट बन चुका है। हाँ देखिए इसमें मुख्य बदलाव क्या थे। सबसे पहले तो नया फेडरल संवैधानिक न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से अलग एक नया कोर्ट बनाया गया है जो कि संवैधानिक मामले, जिसमें मौलिक अधिकारों की व्याख्या ये सब करेगा। और सुप्रीम कोर्ट अब केवल सिविल आपराधिक मामलों तक ही सीमित रहेगा, यानी कि सिर्फ सिविल मामले होंगे या फिर जो भी आपराधिक मामले रहेंगे सिर्फ उन्हीं तक ही ये सीमित रहेगा। इसके बाद मतलब कि जो भी मामले थे यानी कि
अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, जो व्यक्तियों के, लोगों के वहां के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका उनके लिए एक अलग से कोर्ट की स्थापना की गई है। इसके अलावा जज के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया बदल दी गई है, जिससे क्या होगा, कार्यपालिका का लगातार नियंत्रण कोर्ट में बढ़ जाएगा। इसके अलावा सैन्य संरचना में क्या बदलाव किया गया, उन्होंने जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, उनके पद को समाप्त करके उन्होंने क्या बनाया है, CODF, यानी कि चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस, ये एक नया पद बना दिया गया है। तो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा बदलाव किए गए हैं। इससे क्या होगा, सेना प्रमुख जो होंगे खुद ही ये बनेगा CODF, यानी कि ये सेना प्रमुख बन जाएगा खुद। अगर कोई सेना प्रमुख है तो वो CODF भी रहेगा। इसके अलावा नौसेना, वायुसेना और राष्ट्रीय रणनीतिक कमान जो होगी, यानी कि न्यूक्लियर पूरी जो कमान होगी, उस पर भी ये कंट्रोल रखेगा। इसके बाद आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल रैंक दी गई है, जो कि आजीवन पदवी है। संशोधन अनुच्छेद 243 को बदलकर सैन्य प्रमुख को आजीवन कानूनी छूट देता है, जिसमें आपराधिक मुकदमों से सुरक्षा शामिल है। राष्ट्रपति को भी इससे समान छूट मिलेगी, यानी कि राष्ट्रपति और ये सेना प्रमुख जो है, इनको एक बराबर छूट दे दी गई है, यानी कि अपनी मर्जी से किसी भी तरह से फैसले ले सकते हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग संघीय शक्तियां क्या कहती हैं, मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति प्रक्रिया उसको और ज्यादा सरल कर दिया गया। प्रांतों की जो राष्ट्रीय वित्त आयोग है, उनकी हिस्सेदारी की सुरक्षा कम कर दी गई है, हटा दी गई है। शिक्षा, जनसंख्या नियोजन जैसे जितने भी मामले हैं, उसको संघ में, यानी कि यूनियन अब कंट्रोल करेगा उन सभी मामलों को। कार्यकारी जो मैजिस्ट्रेट है, उनको बहाल कर दिया गया। इसके अलावा जज को आसानी से स्थानांतरित करने की शक्ति जो अब कार्यपालिका के पास है, यानी कि जज का भी जो ट्रांसफर है वो आसानी से किया जा सकता है। इसी तरह और जो कि न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर करती है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसमें काफी वाद विवाद भी बहुत ज्यादा रहे हैं। इसमें विवाद जो है, इसमें जो विपक्ष पार्टी है, उन्होंने इसे संविधान के खिलाफ साजिश भी बताया है। इसके अलावा सीनेटर ने इसे कहा है कि ये पूरी तरह से लोगों के साथ धोखा है। और जो न्यायिक प्रतिक्रिया क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो 2 जज हैं, उन्होंने इस चीज को सुनकर इस्तीफा दे दिया और इसे न्यायिक कब्जे का कारण बताया कि ये एक तरह से न्याय पर कब्जा करने जैसा है। तो इसी तरह हम जानते हैं कि जो आसिम मुनीर है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपना एक तरह से कंट्रोल चाहते हैं पूरे पाकिस्तान कंट्री पर। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संयुक्त जो भी मतलब कि चिंताएं हैं, वो क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार के सबसे जो प्रमुख हैं वोल्टर टर्क, उन्होंने चेतावनी दी है कि ये जो शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन करता है, यानी कि जो शक्तियों का पृथक्करण किया गया था उस चीज का उल्लंघन हो रहा है और सैन्य जवाबदेही को भी कमजोर करता है। पाकिस्तान ने इसे क्या बताया है कि ये हमारा इंटरनल एक तरह से मामला है, यानी कि हमारा ये आंतरिक मामला है, तो आप इसमें दखल ना दें। तो इसी चीज को लेकर उन्होंने खारिज कर दिया है। तो इसी तरह ये जो है, इन्होंने इस संशोधन को लेकर वार्निंग दी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि ये हमारे देश का मामला है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आप हम जो भी करें आप इसमें दखल नहीं दे सकते। अब देखिए, अगर इसमें हम ये देखें कि संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी आखिर क्या दी गई है, तो संयुक्त राष्ट्र सभी को पता ही है, जो भी यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड नेशंस है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या काम होता है कि सभी देशों पर मतलब कि एक तरह से निगरानी रखना कि कौन सा देश है अपने कौन से एक तरह से कौन सा देश है अपने जितनी भी उनमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो चल रहा है उससे कहीं बाहर तो कोई काम नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो संशोधन है, इसे काफी ज्यादा जल्दबाजी में अपनाया गया है और ये पूरी तरह से ही न्याय को खत्म करने जैसा है। न्यायिक स्वतंत्रता को बहुत बड़ा नुकसान है। पहला उन्होंने कहा है कि इससे न्यायिक स्वतंत्रता को नुकसान है। इसके अलावा शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन हो रहा है, जो कि लोकतंत्र और कानून के शासन के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। यानी कि जो कानून का शासन लाया गया है और जो भी लोकतंत्र है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट कानून ये बनाया गया है। इसके अलावा सैन्य की जो जवाबदेही है उस पर भी मतलब सवाल उठ रहा है। इसके साथ ही मानव अधिकारों की जो रक्षा है उसको भी कमजोर किया जा रहा है। यानी कि अब जो अलग से एक कोड बनाया गया है उसमें जो है कोई भी मतलब कोई भी हम क्या जो भी ये वहां पर आसिम मुनीर है वो प्रमुख रहेंगे, तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार का फैसला लिया जा सकता है फंडामेंटल राइट्स को लेकर और उन पर कोई भी मतलब कानूनी कार्यवाही भी नहीं होगी।
इसके बाद पाकिस्तान ने बिल्कुल इसे कह दिया है कि ये जो विदेश मंत्रालय उन्होंने क्या कहा है कि संशोधन जो है संसद के 2/3 बहुमत से पारित हुआ है, यानी कि 3 में से 2 सदस्यों ने इनको साइन किया है और लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों का एक विशेष क्षेत्र है। पाकिस्तान मानवाधिकार, गरिमा, स्वतंत्रता और संविधान में निहित कानून के शासन के प्रति पूर्णबद्ध है। तो हमें पता ही है प्रतिबद्ध कितना है कितना नहीं। हम आए दिन देखते रहते हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं। इसके बाद यूएनए को पाकिस्तान के जो संसदीय निर्णयों का सम्मान करना चाहिए, ये पाकिस्तान का जवाब है, और राजनीतिक पूर्वाग्रह का गलत सूचना से बचना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान ये कहता है कि ये कोई चीज को लेकर गलत सूचना बनाई जा रही है। तो मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान के दृष्टिकोण को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि इसमें जो है यूएन को उन्होंने ये चीज आगे से कह दी, उनका जवाब दे दिया कि आप जो है पाकिस्तान की साइड से आप देख ही नहीं रहे हैं, तो आप अफवाहों पर यकीन कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको लेकर और क्या विवाद आता है। हालांकि अगर हम ये बात करें कि यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान है उसको एक परमानेंट मेंबर बनाने की बात चल रही है। तो अब देखिए इसी बीच लेकर अब जो पाकिस्तान है वो यूनाइटेड नेशंस की बात नहीं मान रहा है, तो इट मीन्स क्या है कि वो अपनी मर्जी करना चाहता है, या फिर वो खुद को कहीं ना कहीं सर्वोच्च मानता है कि मुझे किसी की भी बात मानने की जरूरत नहीं है। हालांकि चलो कोई भी देश है वो संप्रभु राष्ट्र होता है, अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां पर यूनाइटेड नेशंस जो है वो पहुंच जाता है। लेकिन इन्होंने उनको भी पीछे कर दिया, यानी कि उनके लिए भी उन्होंने ये चीज कह दी है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी नेक्स्ट न्यूज। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ये हमारा जो है एडिटोरियल है। एडिटोरियल क्या बात करता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एनिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि भारत में जो पशु संरक्षण कानून है उनका विश्लेषण किस प्रकार से किया जा रहा है, इस पूरी एडिटोरियल में बात कही जा रही है पशु एक तरह से प्रतिनिधि को लेकर। हाँ, यहां पर अब एक मिनट। हाँ, सबसे पहले यहां पर क्या बात कही गई है, उन्होंने कहा है ये जो एडिटोरियल है ये किसके द्वारा लिखा गया, मेनका संजय गांधी जी के द्वारा, जो कि चेयरपर्सन है पीपल फॉर एनिमल्स एंड अ फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रही है, भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी की ये एक मेंबर रही है फॉर्मर। ठीक है, अब इन्होंने क्या चीज कही है कि जानवरों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर किसी भी सार्थक बातचीत की शुरुआत जो है आधुनिक राजनीतिक चिंतन से इनमें अंतर्निहित गहरी मानव केंद्रित मान्यताओं को चुनौती देने से होनी चाहिए। इसके अलावा ये मूल मुद्दा केवल क्रूरता नहीं है बल्कि लोकतंत्र की जो संरचनात्मक संरचना भी है, जो कि मानव और पशु के बीच एक कठोर विभाजन पर आधारित है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है कि ये जो आधारभूत विभाजन है मूल राजनीतिक सीमा पशु को अविषय के रूप में स्थापित करती है, क्योंकि वह तर्क संगत है, यानी कि नॉन रैशनल है, नॉन पॉलिटिकल है, एंड अब बीइंग रिड्यूस्ड फॉर मेयर लाइफ, यानी कि पूरी तरह से सिर्फ मात्र एक जीवन तक ही सीमित है। उन्होंने इतिहास की बात की, अक्रॉस हिस्ट्री दिस सिंगल सिंप्लीफाइड कैटेगरी ऑफ द एनिमल्स हैज कोलैप्स्ड a vast plurality of non-human worlds into a negative mirror against which human superiority is defined। यानी कि इतिहास भर में पशु की इस एकल और सरलीकृत श्रेणी ने गैर मानव जगत की जो विशाल बहुलता है उसको एक सकारात्मक दर्पण में बदल दिया, जिसके आधार पर मानव श्रेष्ठता को भी परिभाषित किया जाता है। भाषा, तर्क और राजनीतिक शक्तियों को दूसरों को नकार कर मनुष्यों के लिए दावा किया गया स्पष्ट रूप से अन्याय करने के लिए ये कृत्य ही आज गैर मानव प्राणी जो है, यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो अदरिंग, यहाँ पर जो एक्ट है ये अदरिंग उनके लिए प्राणियों से के संस्थागत शोषण को संभव बनाता है। इसके अलावा एन आर्टिफिशियलिटी ऑफ डिवीजन, यानी कि विभाजन की जो कृत्रिमता है, यानी कि एक तरह से आर्टिफिशियली है, विभाजन का आर्टिफिशियल किया जा रहा है। विभाजन को जो है आर्टिफिशियल को उजागर करता है। पशु एक समरूप समूह नहीं है बल्कि विषम
प्राणियों की एक बहुलता है, यानी कि होमोजीनियस मास बट अ हेट्रोजेनियस multiplicity of beings whose lives impose distinct moral and political obligations. The problem we face is not deficit of comparison but a structural flaw. Democratic institutions treat animals as property, creating an institutional vacuum where their interests आर नेवर रिप्रेजेंटेड मेजर्ड और डिफेंडेड। यानी कि उन्होंने मेन बात कही है पशुओं की क्रूरता या फिर पशुओं के बारे में, कि पशुओं को लेकर लोगों के मन में क्या कुछ विचार आते हैं या फिर लोग कहाँ तक लाइक करते हैं। अब इसको और थोड़ा हम सरल तरीके से समझते हैं। इस पूरे आर्टिकल में क्या बात मतलब क्या चर्चा क्या की गई है, उन्होंने चर्चा की है कि जो पशुओं की राजनीतिक, हम यहाँ पर बात करते हैं राजनीतिक और संस्थागत प्रतिनिधि की आवश्यकता पर चर्चा की। यानी कि संस्थागत और राजनीतिक इनके प्रतिनिधि भी उसकी चर्चा की गई है। यानी कि इनकी ये जो संस्थागत और राजनीतिक जो प्रतिनिधि कहाँ पर लाई करता है, इसकी बात हो रही है। इसके अलावा मुख्य तर्क और विश्लेषण उन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले उन्होंने बात की है समस्या की जड़ क्या है। समस्या की जड़ क्या है? संरचनात्मक, संरचनात्मक एक तरह से जो खालीपन है उसकी बात की है। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने कहा है कि समस्या करुणा की कमी नहीं है बल्कि संस्थागत खालीपन है। लोकतंत्र में बहुमत आधारित निर्णय प्रक्रिया जो वह पशुओं के हितों को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वे संपत्ति माने जाते हैं, जैसे कि भूमि का उपयोग करना या फिर खाद्य प्रणाली, इसके साथ ही जो पर्यावरण और जो सुरक्षा जैसे जितने भी मुद्दे हैं उनमें पशु हितों को कभी नहीं आंका जाता। यानी कि उन्होंने कहा इन मुद्दों को लेकर पशुओं के बारे में कभी बात ही नहीं की जाती। इसके अलावा यह जो कानूनी मिटाव हिंसा को जन्म देता है, जैसे कि फैक्ट्री फार्मिंग या फिर वन्य जीव का विनाश होता है। दूसरा पॉइंट वो क्या देते हैं, प्रतिनिधित्व का अर्थ। यानी कि प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या? प्रतिनिधित्व का मतलब पशुओं को मतदान या मानव केंद्रित अधिकार देना नहीं है कि उनको मानव के जैसे अधिकार मिले या फिर उनको मत देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से पूर्ण सुरक्षा और अनिश्चित निर्भरता को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में औपचारिक रूप से शामिल करना। इससे क्या होगा, मानव भूमिका परिवर्तित हो जाती है। सौम्य जो है संरक्षक से जिम्मेदार राजनीतिक प्रबंधक तक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पशु एक समान नहीं है। जो भी ये लेखक हैं उन्होंने कहा कि पशु एक समान नहीं है, वे विविध प्राणी हैं और जिनके जीवन अलग अलग नैतिक दायित्व थोपते हैं। इसके अलावा उन्होंने तीसरे पॉइंट में बात कही है समाधान इसका क्या है, यानी कि इसका समाधान क्या निकाला जा सकता है। गैर बहुमतवादी संस्थाएं हो सकती हैं लोकतांत्रिक वैधता के लिए। नॉन मेजोरिटेरियन जो है वैसी एक तरह से संस्थाएं बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा संस्थाएं या फिर संरक्षक बनाई जानी चाहिए जिसका उद्देश्य क्या हो, विधायी प्रशासनिक और नियामक प्रक्रिया में पशु हितों को व्यक्त करना। यानी कि पशुओं के हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये मौजूदा तंत्रों से प्रेरित है, जैसे कि बच्चों के लिए कुछ अधिकार संस्थाएं बनाई जाती हैं। इसके अलावा पर्यावरण के लिए बनाई जाती हैं और इसी तरह डेटा के लिए भी अभी डेटा संरक्षण प्राधिकरण भी बनाया गया है। तो पशुओं का संरक्षण क्यों नहीं किया जाता, उन्होंने इस चीज पर सवाल उठाया है। भविष्य की पीढ़ियों के हितों की रक्षा के लिए तो इसी तरह पशुओं के लिए भी एक प्रकार से ये अधिकार या फिर प्राधिकरण होना चाहिए। इसके बाद व्यवहारिक निहितार्थ क्या कहते हैं, पशु हित जो है वो निर्धारित करने के लिए विज्ञान की आवश्यकता है, ना कि केवल नैतिक भावुकता की। यानी कि विज्ञान की भी जरूरत पड़ती है इसमें। उदाहरण स्वरूप अगर हम समझे तो फैक्ट्री फार्मिंग या फिर शहरी विकास में पशुओं पर पड़ने वाले जो प्रभाव है उनको मापना चाहिए कि पशुओं पर प्रभाव क्या पड़ सकता है। इसके अलावा लेखक क्या कहते हैं कि बिना संस्थागत प्रतिनिधित्व के पशु केवल दान के विषय बने रहेंगे, कि पशुओं को सिर्फ दान दे दिया और जो प्रणालीगत अन्याय को ऐसे ही बनाकर रखेगा। यानी कि जो प्रणालीगत अन्याय है वो बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो अनुच्छेद 51A इसका जी खंड क्या कहता है यहाँ पर, तो इसके तहत सभी जीवों के प्रति मतलब जीव जितने हैं जीवों के प्रति करुणा और उसके साथ ही नागरिकों का कर्तव्य है
और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो 1960 है उसको अनावश्यक पीड़ा को रोकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे कि जलीकट्टू या फिर आवारा कुत्तों पर फैसले आते रहते हैं, उसमें भी पशु कल्याण मानवीय हितों से टकराता है, यानी कि मानव के जो हित हैं और पशुओं के जो हित हैं वो आपस में टकरा जाते हैं। संपादकीय यानी कि ये एडिटोरियल लिखने वाले वो क्या लेखक क्या कहते हैं कि वैश्विक उदाहरण जिसमें पर्यावरण की एजेंसियों से प्रेरित होकर भारत के लिए एक नया मॉडल भी सुझाता है, एक स्वतंत्र पशु संरक्षण आयोग जो कि नीति निर्माण में भागीदारी बने। तो अब देखिए भारत में अगर हम देखें तो पशु संरक्षण के पशु संरक्षण के क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो सबसे पहले तो संवैधानिक प्रावधान, यानी कि संविधान के अगर हम प्रावधानों की बात करेंगे तो इसमें जो है अनुच्छेद, हमने पहले भी बात की, आर्टिकल 51A का जी खंड जो है वो भी इस चीज की बात करता है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वन, झील, नदी, वन्य जीव सभी जीवों के प्रति करुणा रखे। और 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था 1976 में, उसको तब इसको जोड़ा गया था। इसके अलावा आर्टिकल जो है 48A क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या कि DPSP के तहत राज्य जो है वो पर्यावरण की रक्षा करेगा जिसमें वन्य जीव का संरक्षण भी शामिल है। और यहाँ पर वन्य जीव जो है उसमें सिर्फ हम क्या करते हैं, कुछ जंगली जानवरों को ही मानते हैं, हालांकि हर एक जीव की बात कही गई है। फिर अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पशुओं पर भी विस्तारित कर दिया, यानी कि पशुओं को भी ये अधिकार दिया जाएगा। पशु, उन्होंने कहा है कि एक जीवंत प्राणी है और अनावश्यक पीड़ा से मुक्त रहने का उन्हें भी हक है। इसी तरह इसके बाद अगर हम देखें अधिनियम कौन कौन से एक्ट लाए गए, तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम जो है 1960 लाया गया था। इसके बाद वन्य जीव यानी कि वर्ल्ड वाइड प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया था। इसके बाद भारतीय दंड संहिता IPC या फिर भारतीय न्याय संहिता जो थी 1860 या फिर 2024 में, इसमें क्या था कि पशु को मारना या फिर अपंग करना, तो इसका प्रावधान किया गया था, उसमें जेल हो सकती है, यानी कि सजा मिलेगी। संपत्ति के रूप में पशु को देखना होगा और BNS में जो सुधार है वो स्पष्ट परिभाषा दी गई, यानी कि कठोर दंड दिया जाएगा। ये जो धारा तब से आई है उसके बाद से। इसके अलावा अगर हम देखें न्यायिक व्याख्या क्या है, यानी कि कोर्ट की भूमिका इसमें क्या रही है। देखिए कोर्ट की भूमिका इसमें किस प्रकार रही है, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम A नागराजा 2014 का जो केस था उसमें जलीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और कोर्ट ने क्या कहा था कि पशु अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 के तहत अंतर्गत जीवन का अधिकार रखते, अनावश्यक पीड़ा धार्मिक प्रथा के नाम पर पूरी तरह से अस्वीकार है, यानी कि इनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कप्तान मोहम्मद याकूब अब्दुल रजाक बनाम राज्य, इसमें पशु परिवहन में क्रूरता पर दिशा निर्देश दिए गए। फिर उत्तराखंड उच्च न्यायालय का यानी कि UK हाई कोर्ट का एक मामला आया था 2018 का, तो पशुओं को कानूनी इकाई घोषित कर दिए गए। पशु नागरिकों को लोको पेरेंटिस यानी कि माता पिता की तरह जिम्मेदारी होनी चाहिए जो लोग पशु पालते हैं उनको। इसके साथ ही हाथी कल्याण सीमित रहेगा, जो एक मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित जो कैद हाथियों की रक्षा करती, लेकिन बैठकें इसकी अभी तक अनियमित है। ये जो फैसले पशुओं को संवेदनशील यानी कि सेंटिनेंट मानते हैं, लेकिन जो परिवर्तन है वो उस पर भी निर्भर करते हैं। इसके अलावा इस पूरे कानूनों की अगर हम बात करें तो इसकी ताकत क्या, ये सांस्कृतिक कानूनी अधिकार है, अहिंसा संवैधानिक कर्तव्य को मजबूत करते हैं। इसके साथ ही संस्थागत समर्थन मिलता है और न्यायिक सक्रियता रहेगी। इसके साथ कमजोरियां भी है कि कमजोर परिवर्तन रहता है, इसमें अपर्याप्त कवरेज रहती है, यानी कि जितना बता दिया गया या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा जाता है उतनी ज्यादा वो कवरेज नहीं कर पाते, जिसमें फैक्ट्री फार्मिंग होती है, डेयरी क्रूरता अधिनियमित रहता है। इसके अलावा संस्थागत शून्य यानी कि पशु हितों का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व वो नहीं होगा और आर्थिक हित जो वो प्रबल होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो निष्कर्ष क्या निकलता है, भारत में अगर हम पशु संरक्षण कानून की बात करें तो सांस्कृतिक मूल्यों से प्रेरित है, लेकिन परिवर्तन और संस्थागत समर्थन की कमी से ये पूरी तरह से अप्रभावी दिख जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो सक्रियता है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि सकारात्मक है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पशु हितों को शामिल करने की आवश्यकता है। अगर सुधार लागू होते हैं तो न केवल पशु कल्याण बढ़ेगा बल्कि जो पर्यावरण का संतुलन, सामाजिक न्याय वो भी मजबूत होगा।
तो नागरिकों को अनुच्छेद 51 का ए का जो खंड जी है उसका पालन करके संरक्षक बनना चाहिए। इसी तरह ये जो है पूरे पशु संरक्षण की बात कही गई है, ठीक है, इस एडिटोरियल में। अब चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट इंडिया लॉन्च टू असिस्ट साइक्लोन हिट श्रीलंका। तो कौन सा ऑपरेशन भारत ने लॉन्च किया? ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सहायता। तो आपने इसका राइट ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आपके अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन क्या है। आज का हमारा ये जो द हिंदू का सेशन इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये जितने भी न्यूज हमने किए अच्छे समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने कल के द हिंदू के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।